नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। नाउ आज के क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है हमारा, वह है रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। राइट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप इसको एनर्जी क्राइसिस से बिल्कुल जोड़ सकते हो। दैट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है। राइट, इनफैक्ट इसके रिलेटेड इस बार क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखिएगा, मैं पास्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा दैट हाउ लाइक कैसे ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपको पूछे जा रहे हैं। राइट, ना इस आर्टिकल से जो कुछ पॉइंट्स जो एक्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं वो पॉइंट्स है, जैसे आप से फॉर एग्जांपल ले लीजिए दैट 18th कंट्री है इंडिया जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी निकाला है ना। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स प्रीलिम्स को स्टेज को पार करके ही ना मेंस दोगे जी। तो इस टाइप से प्रीलिम्स में इस टाइप के उटपटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सो दैट विल बी रॉन्ग। ट्रस्ट मी, इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि पूछे गए यार, पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अच्छे से, इसलिए ध्यान से देख लो ना, ठीक है। एनीवेज, नो डाउट इट इज वाइटल फॉर एनी नेशंस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एनर्जी। अब सब कोई दुनिया भर में तो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ही भाग रहा है। राइट, तो नो डाउट अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हो, राइट, तो यू नो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स थ्रू विच आपकी एनर्जी क्राइसिस जो आने वाले दिनों में, ऐसा बोला जाता है ना, दैट एनर्जी क्राइसिस माइट कम अप। राइट, सो उससे हम लोग बच सकते हैं। नो डाउट आपको पता होगा दैट 2070 तक हम लोगों ने इंडिया का कमिटमेंट भी किया हुआ है दैट नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब देखो, कार्बन एमिशन तो होगा ही, उसको तो रोकना इम्पॉसिबल है। राइट, बट नेट जीरो का मतलब ये हो गया दैट हाँ, जो एमिशन हो रहा है तो उसके साथ साथ जितना एमिशन हो रहा है ना, उतना को हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन भी कर देंगे। दैट इज कॉल्ड जीरो कार्बन एमिशन। क्लियर है ना। कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर इन जनरल भी मैं बात कर रहा हूँ, तो एसडीजी गोल्स के बारे में आप लोगों को बीच में दिमाग में आ सकता है। राइट, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 7th नंबर जो एसडीजी गोल है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। राइट, एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लीन एनर्जी ओनली, है ना। तो अगेन, अगर कल को ये क्वेश्चन पूछ दिया गया दैट बताओ भाई एसडीजी गोल 7 को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी इस बार अगर असम पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन देखोगे तो उन्होंने शायद एसडीजी 1 या एसडीजी 2 को डायरेक्टली पूछा था। चलो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है दैट, हाँ चलो ठीक है। बट अगर एसडीजी 7 पूछ लेना, यूजुअली क्या होता है ना, पहला दूसरा तीसरा बच्चों को याद रहता है। राइट, बाकी सब लोग भूलने लग जाते हैं, है ना। तो ठीक है, ऑफ कोर्स हमें रटना तो कुछ है नहीं। राइट, बट कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो हम लोग ज़रूर रिमाइंड कर सकते हैं दैट हाँ, क्वेश्चन मतलब एसडीजी गोल 7 में जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बोला गया है। गोल नंबर 13 में जो है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बोला गया है। ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें हम लोग रिमाइंड कर सकते हैं ना। मैं इसमें स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ ना, आप बोलोगे सर कुछ दिन पहले भी तो आपने शायद ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ एक हम लोग को ग्लिम्स दिया था, आज भी आप लोगों को क्यों बता रहे हो, क्योंकि देखो अगेन एनर्जी क्राइसिस से जो क्वेश्चन जो पूछा गया ना अभी तक, अगेन एनर्जी क्राइसिस किसका टॉपिक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, विच इज कमिंग अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड यूनिट, ह्यूमन ज्योग्राफी में 5 यूनिट है ना जी, उसका सेकंड यूनिट देख लीजिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही है। उसका 3rd नंबर टॉपिक है, जो सब टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस। आज पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर देख लीजिएगा तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आप आराम से आप समझो। राइट, जैसे पूछा गया है, ब्रिंग आउट द प्रेजेंट डे पोजिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर मिनरल्स इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन तो ये आया था न्यूक्लियर मिनरल्स इन इंडिया के बारे में, बट कल को अगर पूछ ले दैट ये यहाँ तक सेम रहा है और बाद में से पूछ ले रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी इन इंडिया, तो क्या करोगे, क्या उसमें आप एज अ फोल्डर पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में? एब्सोल्युटली कर सकते हो। राइट, यही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर इन इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या इसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में इस्तेमाल कर सकते हो? एब्सोल्युटली, है ना। और यही चीज तो हमारा एनर्जी क्राइसिस को भी डील करवा रहा है भैया। आने वाले समय में देखो हम लोग क्या, हम वी आर द नेट एनर्जी इंपोर्टर। ठीक है, वैसे ही अब बताइए तो कौन से देश है नेट एनर्जी एक्सपोर्टर? अरेबियन नेशंस। राइट, तो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है दैट वो सब तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हुआ जो कि हम लोग अभी तक इंप्लोर्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स। राइट, बात क्या किसके बारे में बोला जा रहा है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, और यह है फ्यूचर इन इंडिया का। एब्सोल्युटली यही सब एग्जांपल आपको दिखना पड़ेगा। गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन इंडिया,
है ना? क्या आप इसका फर्दर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो? एब्सोल्युटली। व्हाई सोलर एनर्जी इन इंडिया हैज नॉट बीन डेवलप्ड टू डिजायर्ड लेवल इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो, आप बोलोगे सर सोलर एनर्जी पूछा गया तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से घुसा रहे हो इसमें? अब देखो, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होता है बेसिकली। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लैक हाइड्रोजन, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। अभी तक का जो हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते थे वो था ग्रे हाइड्रोजन, राइट, जो कि हाइड्रोकार्बन से अल्टीमेटली फिर बाद में हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते थे। बट अभी जब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दैट ये जो हाइड्रोजन को अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, यह सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्शन के बाद जो एनर्जी बचेगा ना, सोचो सोलर एनर्जी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये जो एनर्जी बचा, इस एनर्जी के थ्रू आप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करो, दैट इसलिए इसको ग्रीन बोला जा रहा है। समझ रहे हो, है ना? तो ये चीज अब बताओ ना, आप अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी भी प्रमोट हो ही रहा है भाई, ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो बात ना? हाउ इज एनर्जी ट्रांजिशन सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन बाई 2050? ऑफकोर्स ये इसी बार का क्वेश्चन है 2021 का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो अगेन बिल्कुल फोर्डर पॉइंट अपन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, जब भी हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लग रहा है दैट आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को आपको डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। ये है ना, जैसे पर कैपिटा अगर एनर्जी कंजप्शन देख लोगे ना, ये सब ऐसे पॉइंट्स है ना दोस्तों, जो कि आप अपने नोट्स कॉपी में भी उतार सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, दैट बहुत समय हम लोग चीज़ें पढ़ लेते हैं, शायद जो चीज़ें पढ़ते हैं वही उसी को डायरेक्टली हमें नहीं लिखना पड़ता है, बट अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहेंगे ना, तो इससे अपन और भी ज़्यादा इनोवेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप इस पर इनोवेटिव बन सकते हो। वेट, जैसे अगर इन यूएसए का पर कैपिटा एनर्जी का कंजम्पशन देखोगे, इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है ना, उसका 40 गुना है। दैट इज, आप ओवरऑल जो इंडिया में जितने लोग एनर्जी का कंज्यूम करते हैं ना, एक एक इंसान ऑन एन एवरेज, और वहीं पर यूएसए का एक इंसान ऑन एन एवरेज जो क्या एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो 40 गुना है इंडिया के कंपैरिजन में। अब क्यों? क्योंकि ये एक तो ये टेम्परेट रीजन है, आप बता सकते हो। दूसरा रीजन, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आप बोल सकते हो दैट इंडिया में क्योंकि एनर्जी मतलब एनर्जी का अभी भी जो एनर्जी पहुंचाया जाता है, वो भी अभी भी पूरा इंडिया को A to Z कवर नहीं किया गया है। अभी बहुत जगह ऐसा एनर्जी मिलता है जो क्या काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है दैट दिन में शायद सिर्फ 2-3 घंटे ही एनर्जी रहते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे अदर फैक्टर्स है। चलो, वो तो खैर जीएस का क्वेश्चन ऑल टुगेदर हो गया, बट मैं यहाँ पे फैक्ट बताना चाहता हूँ दैट यूएसए का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इंडिया के 40 गुना है। वहीं रशिया के जो लोग पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन करते हैं, और इंडिया का अगर देख लीजिएगा तो रशिया का एक इंसान इंडिया के एक इंसान के एवरेज के बनस्पत 25 गुना एनर्जी कंज्यूम करता है। वही यूके का अगर देखोगे 20 गुना एनर्जी कंज्यूम करता है। जापान का अगर देखोगे 16 गुना एनर्जी कंज्यूम करता है। चाइना के लोग ऑन एन एवरेज इंडिया के कंपैरिजन में 3 गुना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, राइट। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, मतलब सरकारी डेटा में चाइना का लेकिन पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, बट स्टिल वो लोग 3 गुना ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो है इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, राइट। बट अब सब तरफ से इंडिया तो पीछे नहीं रहेगा ना, कुछ कुछ जगह में इंडिया भी आ गया। जैसे अपन बांग्लादेश से आ गए, बांग्लादेश में अगर पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन देखोगे, उसके कंपैरेटिवली इंडिया के लोग पर कैपिटा 5 गुना बांग्लादेश के लोगों के कंपैरेटिवली हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इथियोपिया के कंपैरिजन में अगर देखोगे हम लोग 13 गुना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, राइट। नाउ सवाल ये भी होता है दैट एनर्जी कंजप्शन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है। चलो, ये सब तो खैर आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने देखा ही होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट, एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर कमर्शियल सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, जो भी आप बोलो। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। कुछ कंट्रीज जो क्या नेट एक्सपोर्टर है एनर्जी का, जो पहले ही मैंने बता दिया, अरब कंट्रीज। कुछ कंट्रीज जो क्या नेट इंपोर्टर है, वैसे इंडिया देख लो, चाइना देख लो, दीज आर द पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बांग्लादेश, दीज आर द कंट्रीज विच आर नेट एनर्जी इंपोर्टर। लैटिट्यूडल यूटिलाइजेशन अगर देख लोगे एनर्जी का ना, देखो ये सब चीज़ें कहीं पर नहीं मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ ना। मिडिल और हाई लैटिट्यूड के जो कंट्रीज देखोगे, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट हाई लैटिट्यूड के कंट्रीज अगर देख लोगे यहाँ वाले, ठीक है, सिमिलरली गोज फॉर सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल, ठीक है, तो वहाँ पे कंसिडरेबल एनर्जी जो है फॉर नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ, जैसे
जैसे हीटर चला दिया, है ना। आप अगर कनाडा में जाओगे बहुत ही ज़्यादा यार, बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है उधर, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना। बट आप वहाँ पे घर के भीतर में जाओगे ना, लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, नॉर्मल टी शर्ट्स पहन के रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका घर जो है ना पूरा इंसुलेट किया हुआ रहता है ना। भीतर में पूरा एकदम गर्म हवा चलते रहता है, तो उन लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता। भले ही बाहर में आपका जाकर यू नो बर्फ गिर रहा हो, बट भीतर में वो लोग टी शर्ट पहन के रहेंगे, है ना। अपने घर यहाँ पे क्या होता है, सब कोई मतलब स्वेटर वेटर सब कुछ ठंडी के दिनों में पहन के रहता है ना। वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे नॉर्मल रहता है। क्यों? क्योंकि दे आर अडेप्टेड टू दैट थिंग, है ना। वही ना, फालतू के लिए लेकिन वो लोग एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो इसको फालतू तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल मतलब प्रोडक्टिव इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है ना एनर्जी का, समझ रहे हो। सिर्फ जीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन अगर ओवरऑल देखोगे दोस्तों, तो 1830 में एनर्जी कंजम्पशन कहाँ था, 1930 में एनर्जी कंजम्पशन कहाँ है, और 2030 में कहाँ पर होने वाला है। देख रहे हो, इस ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल एनर्जी कंजम्पशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। क्या क्या फैक्टर्स है? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स राइज इन पॉपुलेशन, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना, ठीक है। करंट रेट ऑफ हाई डिमांड 5% पर एनम, जी हाँ दोस्तों, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, हर साल बढ़े जा रहा है 5% के। और एनर्जी सोर्सेज अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लोगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। चलो इसके पीछे तो खैर देश के गवर्नमेंट के द्वारा काम किया ही जा रहा है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए। जैसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में 80% ऑफ द ऑयल रिजर्व, 90% ऑफ द कोल रिजर्व। देखो ये मैं एनर्जी क्राइसिस क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए कुछ कुछ ये सब फैक्ट्स दिखा रहा हूँ दैट किस किस रीजन में कैसा क्या। जैसे ऑयल रिजर्व्स अगर देखोगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड के कंट्रीज के पास अराउंड दुनिया का 80%, जिसमें रशिया का भी फार ईस्ट रीजन में बहुत ही तगड़ा ऑयल रिसोर्स है, राइट। रशिया के ये वाला रीजन में तो रशिया ने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं है प्रॉपरली, है ना। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। 90% ऑफ द कोल रिजर्व जो इन कंट्रीज में, सदर्न लैटिट्यूड में वहीं पर देख लोगे 80% ऑफ द पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है यह सदर्न लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगा। रिसेंटली अगर न्यूज़ रिपोर्ट, क्योंकि देखो कभी भी अगर अपन डिस्कस करते हैं तो करंट अफेयर को हमारा फोकस रहता है, करंट अफेयर, राइट। तो करंट अफेयर फोकस अगर देखोगे, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, माफ करना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। तो इसका 2020 का अगर रिपोर्ट देख लीजिएगा, वाइल अदर फ्यूल्स हैव स्ट्रगल्ड ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 के समय तो पता ही हो दुनिया भर में आपका जो पावर का जो डिमांड, पावर का डिमांड तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ क्राइसिस जो है डिमांड साइड में एक बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट हमें देखने को मिला था, राइट। बट वहीं पर रिन्यूएबल सेक्टर का जो मार्केट है वो बूम करता रहा, करता रहा, करता रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया इसके तरफ भाग रही है। अब देखो ना दुनिया, अब इंडिया में ही देख लो ना, बहुत ही ज़्यादा बात किया जाता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग ट्रांजिशन करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। ये क्या है भाई? ये सब दीज आर द इंडिकेशन दैट आने वाले समय में क्या होने वाला है, राइट। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देख लोगे विंड और सोलर देख लोगे, देखो बाकी दूसरा दैट इज कन्वेंशनल अगर सोर्सेज देख लोगे, गैस, कोल, हाइड्रो, है ना, उसके बनस्पत जो है 2024 मतलब बाद में 25 के बाद जो है ये इनका जो डिमांड है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो, यही तो विंड सोलर है। और इसी के साथ हाइड्रोजन को भी आप ऐड कर सकते हो यार, है ना। एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, दैट इनका भी डिमांड आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ हाइड्रोजन का डिमांड क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में, तो आप बोल सकते हो दैट इसको थोड़ा हाइड्रोजन वाला जो लकीर है इसको अभी बहुत ही नीचे में रखकर आप इसको ऐसे करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे इस सेक्टर में और भी ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ने वाला है हाइड्रोजन का डिमांड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको एनर्जी क्राइसिस से जान लेनी चाहिए। दूसरा दोस्तों UNCLOS के बारे में था, लॉज ऑफ सीज जो है हमारा, आपको पता है ओशनोग्राफी का टॉपिक है। सो आई थॉट ऑफ लेट्स डिस्कस विद इट, आई मीन this whole topic with you in a very glancing way. So yeah, laws of sea, United Nation Convention on Laws of Sea 1982 के अंडर बेसिकली सी के रिलेटेड कुछ कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि दुनिया भर को मानना पड़ता है, राइट। उसके अंदर कोई भी मरीन एरिया को इन जनरल 5 मेजर जोन में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल वाटर, ठीक है, एक है टेरिटोरियल सी, एक है कॉन्टिग्यूअस जोन, एक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक है हाई सी। नाउ यह क्या होता है इंटरनल, टेरिटोरियल, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम है लोगों को जो क्रिएट करता है, राइट। तो देखो एक जैसे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये बेस लाइन का, ठीक है, बेस लाइन। नाउ ये जो अभी आप देख रहे हो ना दैट यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी होता है, यहाँ से फर्दर 24 नॉटिकल माइल्स जो है ये कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। तो ये सब होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इतना है। तो ये है क्या, कहाँ से ऐड कहाँ से होता है भाई? देखो
सोचो ये हमारा लैंड है, ठीक है, ये लैंड पोर्शन है, ठीक है, देख रहे हो। अब आप खुद सोचो, ये वाला सोचो, ये लैंड है। अब लैंड ऐसा थोड़ा ना होता है दैट ऐसे ही तो नहीं होता है ना जी, कहीं पर ये थोड़ा भीतर में ऐसे इस टाइप का हो जाता है, कहीं पर ये थोड़ा बाहर में निकला हुआ रहता है ना, देख रहे हो, ये सब बाहर में निकला हुआ है, बाहर में कहीं पर एक टापू या फिर आइलैंड आपको बीच में मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है 12 नॉटिकल माइल्स, अब ऐसा थोड़ा ना यहाँ से ऐसे करके जोड़, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, यहाँ से 12 नॉटिकल, फिर यहाँ से 12 नॉटिकल, नो 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 नो, ऐसा नहीं करते हैं। ये सब कंफ्यूजन से दूर होने के लिए एक बेस लाइन बनाया गया है। बेस लाइन को क्या होना ना, ये जो है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट्स है ना उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और इसके भीतर वाला जो वाटर हो गया वो इंटरनल वाटर हो गया, ठीक है, वो इंटरनल वाटर हुआ, और इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसको जोड़ दिया गया, ठीक है, और ये हो गया बेस लाइन, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट हुआ, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट हुआ ना, तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया गया, समझ रहे हो बात। फिर यहाँ से ये सब, ये भी लास्ट पॉइंट हुआ, यहाँ से जोड़ दिया गया, फिर यहाँ से जो है शायद ये पर लास्ट पॉइंट हुआ, तो इसको ऐसे करके जोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव, आई मीन बेस लाइन, ठीक है। और ये जो है लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय कोस्टल स्टेट, है ना। और बेस लाइन के थ्रू ही जो है आपका टेरिटोरियल सी को अल्टीमेटली मेजर किया जाता है, दैट वो कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहीं से, मतलब इसी पॉइंट से, राइट, इसी पॉइंट से मेजर होगा, है ना, इसी पॉइंट से मेजर होगा, इसी पॉइंट से मेजर किया जाएगा, इस पॉइंट से मेजर किया जाएगा, समझ रहे हो बात, है ना। चलो, अब हुआ इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर मतलब अब तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये वाला वाटर जो होता है, ये वाला वाटर जो है, ये इंटरनल वाटर हो गया, ठीक है। मतलब जो लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन में है, जहां पर हर एक कोस्टल स्टेट का, जैसे अगर वो आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश, मतलब कोस्टल स्टेट मतलब ये लार्ज पिक्चर में बताया जा रहा है, मतलब इंडिया इन जनरल, राइट, इंडिया का पूरा सोवरेनिटी है ओवर इट्स इंटरनल वाटर, ठीक है। अच्छा, सबसे गुड एग्जाम्पल्स आर बेस, पोर्ट, इनलेट्स, रिवर्स, लेक्स, है ना, ये सब चीज़ें। एंड देर इज नो राइट टू इनोसेंट पैसेज थ्रू इंटरनल वाटर्स, दैट इज इनोसेंट पैसेज, मतलब पता है क्या होता है, मतलब यहाँ पर ये होता है ना, दैट पासिंग थ्रू द वाटर विच आर नॉन प्रिजुडिशियल टू द पीस एंड सिक्योरिटी, दीज आर कॉल्ड इनोसेंट पैसेज। मैं आपको इसका एक बड़ा सा क्लास ही ले लूँगा, है ना, कोई अच्छे, इसमें पूरा अच्छे से बताऊँगा, इसको थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको, है ना। एनीवेज, टेरिटोरियल सी अगर बोले तो इट एक्सटेंड सी वर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब जैसे क्या बोल दो, 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, जैसे डिफरेंट लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ठीक है, तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड जाने में कितना वो मतलब टाइम डिफरेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल्स, टाइम डिफरेंस के हिसाब से, राइट। सो बेसिकली टेरिटोरियल सी क्या होता है, एक्सटेंड सी वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, मतलब ये अगर बेस लाइन हो गया सोचो, ठीक है, तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल्स हुआ, इसको हम लोग कहेंगे टेरिटोरियल सी, राइट। और कोस्टल स्टेट का अगेन यहाँ पर सोवरेनिटी और जुरिडिक्शन जो है वो उसी का होता है, ठीक है। राइट एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू द सरफेस बट ऑल्सो टू द सीबेड, सबसॉइल एंड इवन एयर स्पेस, मतलब यहाँ पर, यहाँ के सीबेड में तो आप कुछ भी चाहो, मछली पकड़ना चाहो मछली पकड़ सकते हो, राइट। यहाँ से अगर आप पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहो, आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया दैट यहाँ पर जो है आराम से सीबेड से आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट करो, सब सॉइल से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करो, दैट इज हाइड्रोकार्बन भी बहुत समय एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना, राइट। वैसे ही इसके ऊपर में आप अपना जहाज चलाओ, एरोप्लेन उड़ाओ, सब कुछ छूट है, कोई आपको कुछ नहीं रोकने वाला। बट द कोस्टल स्टेट्स राइट्स आर लिमिटेड बाय इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी, दैट इज दूसरे कंट्रीज के शिप्स जो है, चलो यही बता ही देता हूँ इनोसेंट, जब बार बार जब आ रहा है तो मैंने सोचा था चलो एक अलग क्लास लेके बता दूंगा। मतलब दूसरे देश के शिप जो है वो यहाँ से पास अपना ज़रूर करा सकते हैं, राइट, मतलब विथ ड्यू परमिशन ऑफ कोर्स। कॉन्टिग्यूअस जोन जो है वो सीवर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, दैट इज अगर सोचो ये वाला जो है ना टेरिटोरियल सी हमने 12 देखा था, राइट, बेस लाइन से, फिर बेस लाइन से ही अगर 12 इंटू 12 और भी 12 कर दो तो वो हो जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। ये टोटल 24
बेसिकली नॉटिकल माइल्स तक हमें देखने को मिलता है, जो कि इंटरमीडिएट जोन है बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड हाई सीज, मतलब कॉन्टिगस जोन के बाद जो है हाई सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कोस्टल स्टेट जो है इनका राइट है both to prevent and punish infringement of feasible immigration, sanitary and custom laws within the territory and territorial sea। यहाँ पर लेकिन regulations थोड़ा मतलब ये सब फैक्टर्स में तो रहता है, बट कुछ कुछ फैक्टर्स है जहाँ पर सरकारें नहीं कर पाती है। जैसे अगर दूसरे देश के लोग अगर यहाँ से एयर या फिर मतलब कुछ अपना एरोप्लेन ले जाना चाहे तो किसी रोका नहीं जा सकता है वो, ठीक है। ओनली गिव जुरिडिक्शन टू द स्टेट ऑन द ओशन सरफेस एंड फ्लोर, ठीक है। ओशन सरफेस और फ्लोर में ही कोई स्टेट का जुरिडिक्शन है, बट एयर या फिर स्पेस राइट्स जो है इस जोन में, कॉन्टिग्यूअस जोन में जो है आपको नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाओ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा है, ये देखो यहाँ से जो है 200 नॉटिकल माइल्स, वो कहाँ से, बेस लाइन से, है ना। ये हो गया पूरा 200 नॉटिकल माइल्स जो है बेस लाइन से, यह है पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जहाँ पर सोवरेनिटी राइट तो है ही, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कंजर्व मैनेज कर सकते हो उस रीजन को, राइट। ऑफकोर्स कहाँ पर, सीबेड और सबसॉइल में, बट इंटरनेशनल एयर स्पेस के लिए लेकिन ये खुला हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, नेशनल एयर स्पेस के लिए अपना 12 टेरिटोरियल सी तक के ऊपर तक का ही जुरिडिक्शन है, राइट। मतलब बाहर के फ्लाइट्स अगर इस रीजन में उड़ेंगे तो उसको हम लोग शूट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्पेस में अपन वो नहीं कर सकता अगर बिना परमिशन क्या नहीं, हम अगर हम लोगों से परमिशन नहीं मांगा है उन्होंने तो, ठीक है। देयर इज राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर, करंट एंड विंड एज वेल इस रीजन में, right? It does not give a coastal state the right to prohibit or limit freedom of navigation or overflight subject to very limited exceptions। वही चीज़, एक ही चीज़ बोला गया है। हाई सीज यहाँ तो ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाला जोन को हाई सीज कहा जाता है, राइट। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड एंड इट इज़ बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिडिक्शन, मतलब सबका है ये रीजन, सबका है। जितना सोचो इंडिया के कोस्टल रीजन के इन एंड अराउंड भी अगर हाई सीज देखोगे, अगर यहाँ पे हमारा जितना हक है वो उतना ही हक पाकिस्तान का भी है, उतना ही हक यूएसए का भी है, समझ लो। हाई सीज में सबका हक होता है, हाई सीज में किसी एक जन का पर्टिकुलर जुरिडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड स्टेट्स कैन कंडक्ट एक्टिविटीज इन दीज एरियाज एज लॉन्ग एज दे आर फॉर पीसफुल पर्पसेस। अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए एक्टिविटी आप कर रहे हो तब तो ठीक है, जैसे ट्रांजिट, मरीन साइंस, अंडर सी एक्सप्लोरेशन, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स अगर आप एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, दोज आर फाइन, राइट। बट अगर पीसफुल एक्टिविटीज ना हो उसमें दुनिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर रख सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ दैट अगर आपको एक मेंटोर चाहिए प्रॉपरली ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए, डोंट वरी, आप सोचिए भी मत, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, दोनों में चल रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।